हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। सेलेक्ट आईक्यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा सेशन बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, जो प्रत्येक प्रतियोगी छात्र के लिए एक बहुत ऐसा चैप्टर है जिसमें वह हमेशा फंसता है और वो लास्ट में प्रिपरेशन करता है और वो वहीं से आउट हो जाता है, निकल नहीं पाता है। कई बार हमने ये देखा है कि जब हमारी परीक्षाएं नज़दीक आती हैं तो हमने क्या किया कि मार्केट से गए और कई सारी मैगजीन लेके आ गए और एक साथ उसको पढ़ने लगते हैं। साप्ताहिक मैगजीन होती है, मंथली मैगजीन होती है, छमाही होती है, साल भर होती है। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो वीकली करंट अफेयर्स है। आपको हम ये बता दें कि हमारा जो करंट है वो परीक्षा प्रतियोगी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें पिछले कुछ सालों से ट्रेंड देखा गया है कि चाहे वो कम्पिटेटिव एग्जाम की कोई भी परीक्षा हो, वनडे कम्पिटेटिव एग्जाम हो, पीसीएस लेवल का हो, कोई भी एग्जाम हो, समीक्षा अधिकारी हो, आरओ यारो पुलिस, कोई भी एग्जाम है, तो उसमें क्या है बेसिकली कि करंट अफेयर्स का रोल ज़्यादा होता जा रहा है। अगर करंट अफेयर्स नहीं पूछ भी रहा है तो करंट के जो मुद्दे चर्चित रहते हैं उनसे वो पुराने क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो इस सेशन का एक हम आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि इस सेशन के बाद आपको जितने भी टॉपिक मिलेंगे उन सभी टॉपिकों पर आपका करंट, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके जीएस जो भी रहेगी उसमें सारे बिंदुओं पर आपको बिंदुवार पॉइंट टू पॉइंट आपको चर्चा करते हम लोग चलेंगे। तो आपको करंट अफेयर्स चालू करने से पहले आपको ये बता देंगे कि करंट अफेयर्स पढ़नी क्यों चाहिए, पर डे या वीकली। अगर आप पर डे नहीं पढ़ पा रहे हैं वीकली पढ़ लीजिए, वीकली नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मंथली पढ़ लीजिए। लेकिन मंथली से आगे आपको हमारा तो मन नहीं कहता कि आप उससे आगे पढ़िए, बाकी अपनी अपनी मेमोरी है, कितना कौन याद कर लेता है। जैसे कि मान लो अभी आपकी कोई परीक्षा लगी है तो परीक्षा जैसे नज़दीक आती है तो हमारे ऊपर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, कई सारे सब्जेक्ट की जो है वर्डन पड़ता है। इन वर्डन को कैसे हम लोग टैकल करें और उसके साथ साथ करंट भी देखते रहते हैं। तो अगर हम शुरू से ही करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि हमारा जो जीके जीएस है वो तो तैयार हो ही रहा है, उसके साथ साथ आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होता चलता है। तो करते क्या है लोग कि साल भर 6 महीने की मैगजीन लाएंगे, उससे पढ़ने लगेंगे। तो उसमें करंट आप कितना पढ़ोगे, नई चीज़ें कैसे आप, जब तक कोई चीज़ हम 4 बार 5 बार लिख के पढ़ के याद नहीं कर लेते तो वो हमें हमारे जहन में नहीं उतरती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो कई लोगों को उतर भी जाती है, वो देव पुरुष होते हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हमें एक अच्छी तैयारी करनी है तो सप्ताह में एक बार हमारे साथ आइए, हम लोग बैठ के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उस पर कुछ बिंदुओं पर बातें करेंगे। जैसे कि आज हमारा जो वीकली सेशन है जून माह का 15 से 20 जून के बीच का है 2026 का वीकली करंट अफेयर साप्ताहिक समसामयिकी पर चर्चा करेंगे। तो इस सेशन को चालू करने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि क्या हम एक साथ खाना खाना पसंद करेंगे एक साल का, कि एक दिन का खाना धीरे धीरे खाएं, पूरे साल खाते रहेंगे, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हमारे हिसाब से तो यही है कि आप पर डे थोड़ा थोड़ा खाइए और पूरे साल खाते रहेंगे। अगर आप एक दिन खाना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चीज़ें सही नहीं रहती हैं। तो आज का सेशन हमारा जो है, हम आपको बता दें कि 15 जून से लेकर 20 जून के मध्य के जो भी घटनाएं हमारे इम्पोर्टेंट लगी हैं उन समस्त घटनाओं की चर्चा करेंगे और आपको उसके साथ साथ छोटे छोटे नोट्स भी मिल जाएंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में बड़ी आसानी रहे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आप नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स बनाने का एक हमारा ये तरीका है, आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगे तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए, हम आपका सजेशन मानेंगे क्योंकि ये अपना यूट्यूब चैनल है। तो
जैसा कि ये समसामयिकी जो है साप्ताहिक है, करंट अफेयर पूरे सप्ताह का लिया गया है, और भी सारे बिंदु है, भी चर्चा करते चलेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेलेक्ट आईक्यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कि अपना ये एक नया यूट्यूब चैनल है, एक नया इनिशिएटिव है जो आपको साप्ताहिक समसामयिकी को प्रोवाइड कराएगा। तो आइए दोस्तों, पहला जो टॉपिक है हमारा, पहले हम आपको जितने टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक को बता देते हैं, फिर उन टॉपिक के बारे में कुछ बिंदु दिए गए, इन बिंदुवार चर्चा कर लेंगे, फिर हम अगले टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक आता है कि रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप, ये एक आयोजन हुआ था रूस में, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक आता है कि पहली बार भारत में जगन्नाथ मंदिर को आईपी सुरक्षा प्रदान की गई है। सब कुछ जानेंगे, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, आईपी सुरक्षा क्या है, इन सब पे चर्चाएं करेंगे। एक व्हेलों के कब्रिस्तान की खोज हुई, व्हेल जो फिश होती हैं उनके कब्रिस्तान की खोज हुई। कहाँ खोज हुई अभी हम देखेंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स, हर साल में एक बार जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स आता है। इस बार जो ग्लोबल पीस इंडेक्स आया है उस पर हम चर्चा करेंगे। शांति का एक सूचक इंडेक्स है, लेकिन इस बार शांति तो कई सारे देशों में हम लोग देख ही रहे हैं, आंतरिक और बाहरी कई सारी चीज़ें चल रही हैं। तो थोड़ा सा पीस इंडेक्स डाउन हुआ है अपने देश का, और कई सारे देशों का डाउन भी हुआ है। झारखंड को 11 पारंपरिक उत्पादों पर जीआई टैग मिला, और जीआई टैग मिला है तो हम इसमें आज जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होता है, जीआई टैग कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कौन देता है, इन सब बातों पे हम लोग एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप एक अवार्ड होता है, ये रूस ग्रैंड सैंड मास्टर अवार्ड है। ये पहली बार किसी भारतीय को मिला है। जो भारतीय हैं वो हमारे सुदर्शन पटनायक जी हैं। ये एक ऐसे कलाकार हैं जो पिछले कई सालों से चर्चित भी रहे हैं, आप लोग इनको जानते भी होंगे। ये उड़ीसा के निवासी हैं। इनको सुदर्शन पटनायक पुरस्कार दिया गया है। और इनको क्यों दिया गया सुदर्शन पटनायक को ये अवार्ड, तो रूस में एक आयोजन होता है ग्रैंड सैंड मास्टर का, ग्रैंड सैंड मास्टर का अवार्ड, जो हमारी बालू से देखा होगा आपके कि समुद्र के किनारे कई लोग बालू से टीले बनाते हैं, कई सारी आकृतियां बनाते हैं। तो सुदर्शन पटनायक जी ने क्या किया था कि रूस में जलवायु परिवर्तन को लेकर उन्होंने स्थलाकृति बनाई थी, और वह जलवायु परिवर्तन जो है यह दर्शा रही थी कि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस कारण इनकी जो स्थलाकृति थी, रेत की जो बनी हुई थी, उसमें इनको ये ग्रैंड सैंड मास्टर पुरस्कार मिला। उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन। इनका जो आकृति बनाई गई थी वो जलवायु परिवर्तन से थी। पहली बार इन्होंने जीता है भारत में, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इसके आगे 4 स्टार लगा लेते हैं, ठीक है। हम आपको इम्पोर्टेंट ही बताते चलेंगे, जो आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे। और कुछ सुदर्शन पटनायक से संबंधित कुछ जानकारियां भी यहाँ पे हैं। जैसे पद्म श्री उनको 2014 में दिया गया था। 2017 में गिनीज बुक उनका रिकॉर्ड बना था। किस क्षेत्र में बनाया था गिनीज बुक रिकॉर्ड? उन्होंने सबसे ऊंचे बालू के एक महल बनाया था, इसलिए उनको ये गिनीज बुक अवार्ड, गिनीज बुक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था, इसलिए उनको दिया गया। तो हम समझ सकते हैं, आप लोग इसको समझ चुके होंगे, नोट कर लिया होगा। दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है, वो पहली बार जगन्नाथ मंदिर को आईपी सुरक्षा मिली। ऐसी क्या जरूरत आ गई भैया कि जगन्नाथ मंदिर को आईपी सुरक्षा देनी पड़ी? तो देखिए, हर एक मंदिर की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो जगन्नाथ मंदिर एक विशेषता रखता है।
इसलिए उसको आईपी सुरक्षा प्रदान की गई। आईपी सुरक्षा किसे दी जाती, आईपी सुरक्षा क्या है, इन सब के बारे में हमने एक एक दो दो पॉइंट लिख दिए हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। आईपी सुरक्षा पहले जान लेते हैं। आईपी सुरक्षा क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन देता है, अर्थात आपको कह दिया जाए बौद्धिक संपदा, हिंदी में बौद्धिक संपदा कहते हैं। जैसे हम कोई आविष्कार करते हैं, कोई ग्रंथ लिखते हैं, कोई कहानियाँ लिखते हैं, तो उसको हम आईपी सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड करा लेते हैं, तो उस पर हमारा अधिकार हो जाता है। यानी आपकी बिना अनुमति के उस पर ना तो किसी लिए उसको यूज किया जा सकता है, ना तो किसी का हक होता है। इसीलिए आईपी प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसी को बौद्धिक संपदा कहते हैं। बौद्धिक संपदा जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है, आविष्कार हो, साहित्यिक हो, कृतियाँ हो, अन्य कई चीज़ों में यदि आपने अन्वेषण किया है तो उसके लिए आपको आईपी प्रोटेक्शन मिल सकता है। और जगन्नाथ मंदिर का जो उड़ीसा में स्थित है, इसे क्यों दिया गया आईपी सुरक्षा, इसको नोट कर लीजिए। इसको क्यों दिया गया? क्योंकि ये धार्मिक शब्दों को अनधिकृत उपयोग ना कर सके, यानी कि गैर कानूनी तरीके से कोई इसका उपयोग ना कर सके। वहाँ पे कई सारे और ये जगन्नाथ मंदिर आपका नागर शैली में बनाया गया है। नागर शैली क्या होती है? आपका अयोध्या का मंदिर नागर शैली में बनाया गया। नागर शैली की एक विशेषता होती है। इस शैली में क्या है कि एक अंदर गर्भगृह होता है, उस गर्भगृह के ऊपर आपके कलश रखे जाते हैं, गर्भगृह के सामने आपके बैठने की व्यवस्था होती है जिसे बरामदा या ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। उसके आसपास चारों तरफ आपको चबूतरा मिलेगा और चबूतरों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी लगी होती हैं। तो ये सब नागर शैली की विशेषताएं होती हैं। तो जगन्नाथ मंदिर भी इसी तरह नागर शैली में ही बना गया है। अगर आप मेंस लिख रहे हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत की मंदिर कला शैली के बारे में वर्णन कीजिए, तो आपको नागर शैली के बारे में एक पॉइंट डाल के इस 3-4 बिंदु आपको लिख देने हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे। एक व्हेलों के कब्रिस्तान की खोज हुई। व्हेल फिश जो होती हैं उनकी ये खोज हुई है, इंडियन ओशियन में हुई है, भारत के दक्षिण में इस तरफ। और ये चाइना के लोगों ने की भाई साहब, चीन वाले बहुत। तो किसने की है? चाइना के लोगों ने, चाइना के साइंटिस्ट ने की है। इंडियन ओशियन पे इस जगह पे कब्रिस्तान मिला है, वहाँ पे कई सारे व्हेल के कंकाल मिले हैं, जिसकी वैज्ञानिकों को एक चुनौती ये है कि उसको कैसे जानें समझें कि यहाँ पे इतने सारे व्हेल कैसे आए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, और ये लगभग 53 लाख साल पुराना व्हेल का ये कंकाल है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ग्लोबल पीस इंडेक्स अभी जारी हुआ है। अभी क्या है, कहीं इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान पे वार हो जाती है, कभी रसिया यूक्रेन की वार हो जाती है, कभी हमारी पाकिस्तान से ठन जाती है। तो वैश्विक लेवल पे देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे क्या है कि उतनी अशांति रही नहीं जो पिछले कुछ वर्षों से उथल पुथल मचा हुआ है। अमेरिका में ट्रम्प की सरकार है, ट्रम्प दद्दा किसी की सुनते नहीं है। वो तो आप देख ही रहे हैं पिछले कई सालों से। अब सारा कुछ क्रेडिट ट्रम्प ही ले जाते हैं, और विकसित देश हैं, ले भी जाएंगे, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। कहते हैं कि एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थवान व्यक्ति जो है ना, उसको कोई दोष नहीं होता। उसी तरीके अमेरिका है, विकसित कंट्री भाई, उसका कोई दोष नहीं है। तो कुल 163 देश इसमें शामिल होते हैं। भारत इस बार क्या कहते हैं 127वें स्थान आया है। पिछले साल से कम हुआ, पिछले साल से बढ़ा है, सॉरी, कम नहीं हुआ है। और प्रथम स्थान आइसलैंड का है, पिछले 19 साल से बराबर बना रहता है। जारी कौन करता है? जारी करने का पर्पज क्या है? तो हमने बताया कि प्रत्येक देश की जो भुखमरी है, शिक्षा व्यवस्था है, और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, कितना वहाँ पे कितना इम्पेक्ट कर रही है, क्या है क्या नहीं, इन सब बातों पर
ये फोकस करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए इस पे पीस इंडेक्स निकाला जाता है, कहाँ पे कितनी शांति है। आईईपी द्वारा इसको जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की एक इंग्लैंड की एक संस्था है जिसे ये जारी करते हैं। झारखंड को 11 उत्पादों पर, टोटल 11 उत्पादों पर, नोट डाउन कर लेना, 4 स्टार इसमें लगा लो, 4 स्टार ग्लोबल पीस इंडेक्स में। टोटल झारखंड को 11 पारंपरिक उत्पादों पर जीआई टैग मिला है। क्यों दिया जाता है जीआई टैग, इसके कौन कौन से उत्पाद पर दिया गया है जीआई टैग के बारे में जानेंगे। इसको आप लोग नोट कर लें, हर साल किसी न किसी परीक्षा में एक क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाता है। तो पहला आता है कि झारखंड को 11 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है भाई? क्योंकि स्वदेशी विरासत संरक्षण देना। स्वदेशी विरासत का मतलब ये है, जो भी हमारी परंपरागत जो ट्रेडिशनल नॉलेज हैं, उनसे कोई अगर उत्पाद कर रहे हैं, जैसे जैसे कि मान लो बनारस की साड़ी है, उसको वहाँ विशेष लोग ही बनाते हैं और इसीलिए बनारस की साड़ी को भी एक जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो उसी प्रकार इसको स्वदेशी हमारे देश की जो विरासत है उसको संरक्षण प्रदान किया जा सके, और जो लोकल जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ और मजबूती प्रदान की जा सके, उसी इसीलिए उसको दिया जाता है। और जो झारखंड में दिया गया उत्पाद, भोया साड़ी है, बैफ्रिक है, बरवन पेंटिंग है, आज यही 11 हैं, लेकिन आपको 11 को नहीं याद करना है, लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए कि झारखंड में 11 जीआई टैग दिए गए हैं 11 उत्पादों पर। जीआई टैग क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी ये भौगोलिक संकेतक है, ये एक भौगोलिक संकेतक है। उस एरिया में ये चीज़ जियोग्राफिकल रूप से बहुत अच्छी है, इसकी गुणवत्ता उत्पादन बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, ज़्यादा इन्वायरमेंट इम्पेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसको दिया जाता है। और जीआई टैग कितने वर्ष तक दिया जाता है? इसका जो जीआई टैग होता है उसका मानक होता है कि वो 10 वर्ष तक कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। उसका जिसे मान लो बनारस की साड़ी को दे दिया, अगर आगरा के पेठे को दे दिया गया, तो वो 10 ही वर्ष तक माना जाएगा। फिर उसके बाद फिर उसको FSSAI से प्रमाणित कराना पड़ेगा, फिर भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उसको अनुसरण करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको जीआई टैग पुनः दिया जाता है। पंजीकरण एवं संरक्षण एक्ट पंजीकरण व संरक्षण एक्ट 1999 के तहत इसको पंजीकरण कराना पड़ता है। भारत में 2026 तक टोटल 650 जीआई टैग हो गए हैं, और अपने यूपी वाले नोट कर सकते हैं, यूपी में कुल 70 जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जीआई टैग सबसे प्रथम पहली बार कहाँ दिया गया था? तो जीआई टैग जो है हमें दार्जिलिंग की जो चाय है असम की, उसको उत्पादन किया गया था 2004 और 5 में। यहाँ पे आप असम लिख सकते हैं। ठीक, तो अभी ये 2 पॉइंट हमने समझे कि भारत को 2026 तक में अभी तक फिलहाल 650 जीआई टैग प्रदान कर दिए गए। इस जीआई टैग का फ़ायदा ये होता है कि जब हम अभी क्या है डिजिटल ज़माने में अधिकतर लोगों ने आपने देखा होगा कि जैसे आप लखनऊ घूमने जाएं तो वहाँ पे आप ये सर्च करेंगे टॉप 10 फूड कौन से बेस्ट हैं, तो आपको अगर जीआई इंडिकेशन में अगर है तो टॉप 10 फूड आपको वहाँ पे लिख के आ जाएंगे। इसलिए जीआई टैग पर सरकार हमेशा ध्यान देती है। तो आइए हम, और ये हम समझ सकते हैं कि आपको ये चारों बिंदु समझ में आ गए होंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम 1 मिनट के लिए हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये हमारी दूसरी स्लाइड है जिसमें हम लोग समझेंगे कुछ बिंदुओं के बारे में जो इस हफ्ते महत्वपूर्ण रही हैं। जैसा कि हमने 4 बिंदुओं के बारे में पिछली स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं, आगे अब देखते हैं। पहला जो यहाँ पे दिया गया है भारत इनोवेट, इसका आयोजन जो है भारत ने फ्रांस में किया था।
कहाँ पे किया था? फ्रांस में। फ्रांस में आयोजन हुआ। इस भारत इनोवेट है क्या चीज, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि फ्रांस के साथ हमारे कई सारे समझौते हुए हैं, कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये कि कई चीज़ों पे हम टैक्स फ्री लेंगे, फ्री रहेगा, तो उससे हमारे उत्पादन, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वहाँ पे उनकी मांग अधिक होगी, क्योंकि वहाँ पे वो सस्ते हो जाएंगे। तो फ्री ट्रेड, वर्तमान में भारत की जो नीतियाँ हैं उसमें एक ये भी शामिल है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई सारे देशों के साथ कर रहा है भारत। तो भारत जो है, अभी फ्रांस में भारत इनोवेट का आयोजन किया गया। इसमें इसका एक मूल उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे पास नवाचार है, टेक्नोलॉजी है, R&D है, जिसका मूल उद्देश्य भारत के नवाचार को बढ़ाना है, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जैसे मान लो कि एक ही पेन है, तो इस पेन को बनने में क्या क्या मटेरियल लगा, कैसे लगा, और इसको कितने अच्छे तरीके से बनाया जा सके, इसी तरीके भारत जो है वर्तमान में इन सब नवाचार पे काम कर रहा है, जिससे AI का जो बहुत सपोर्ट रहता है उसके माध्यम से नए नए अन्वेषण कर रहा है, जिसमें भारत की बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं, जिसमें आप देखेंगे कि मेक इन इंडिया है, डिजिटल भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, ये सब जो है हमारे विजन हैं जो 2047 में विकसित भारत बनने के लिए अग्रसर कर रहे हैं। तो विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो इन सारे जो पॉलिसीज हैं इनको हम फॉलो करेंगे, जैसे कि भारत सरकार चाहती है। तो वहाँ पे एक इनोवेशन ईयर घोषित किया गया। तो एक परीक्षा का बड़ा अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनोवेशन ईयर किस किस देश ने घोषित किया, किन किन देशों ने मिलकर घोषित किया है। तो आप उसमें ऑप्शन रहेंगे अमेरिका, जर्मनी, यूरोप, रसिया, ऐसे कई सारे ऑप्शन रहेंगे। उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा भारत और फ्रांस। तो आप उसमें एक ऑप्शन ये टिक हो जाएगा, भारत और फ्रांस। एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसी तरीके भारत सरकार ने सी मार्ट, आपने वी मार्ट सुना होगा, जियो मार्ट सुना होगा, इसी तरीके से भारत सरकार ने महिलाओं के हित में, महिलाओं के पास जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो पैसे हो, उनका ग्रोथ कैसे हो जाए, जैसे हमारी सरकार चला रही लखपति दीदी योजना, उसी तरीके एक योजना ये भी आई है सी मार्ट योजना। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग होते हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग वे लोग होते हैं जो रूरल एरिया के जितने भी आप हथकरघा से लेकर जो हाथों से बनाए जाते कई सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, उन उत्पादों को एक सी मार्ट, यानी सी से आप समझ सकते हैं, सी हमेशा महिलाओं के लिए यूज किया जाता है, ही पुरुषों के लिए यूज किया जाता है, इंग्लिश वर्ड है। यहाँ पे सी मार्ट का मतलब वो नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं कि इंग्लिश वाला। यहाँ पे सी मार्ट एक बिजनेस लेवल का वर्ड है, जो भारत सरकार के सहयोग से इसको खोला जा रहा है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? एक दिन दो योजनाएं इसमें शामिल की गई, एक दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना। इन दो योजनाओं के संयुक्त प्रयास से इसको संपूर्ण किया जा रहा है। उसी तरीके आपका आता है, तो हमने इसको क्या बताया कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं जो हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह वाली, इन महिलाओं के द्वारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे मान लो किसी को चटाई बुनाई करनी आती है, किसी को बर्तन रखने के कई सारे डलिया होती है उसको बनाना आता है, इन सारे उत्पाद को एक मार्ट में लाके रखा जाएगा, जो वहाँ के लोकल की इकोनॉमिक्स को बूस्ट करेंगे। जो महिलाओं के हित में ये फैसला लिया गया है, इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और दीनदयाल योजना का शामिल किया गया है। तो इस सी मार्ट का जो सी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए, अगर पूछ ले किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी, सेल्फ हेल्प
इंटरप्रेन्योर मार्ट। तो सिंपल सा इसका मतलब आप समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। उसी तरीके आयल सीड किसान मित्र, किसानों के लिए भारत सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही। अब तो डिजिटल कृषि के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जिसमें कई सारे डिजिटल तरीके से हम लोग कृषि कर रहे हैं, जिसमें कि एक ये भी शामिल हुआ है जिसे हम जानते हैं एआई आधारित है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि कुछ फसलें होंगी, जैसे मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, तिल है, सूरजमुखी, इनको कैसे बोया जाए, इनको कैसे टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, इनकी सॉइल कैसे होनी चाहिए, इसमें पेस्टिसाइड कैसे डाला जाए, कौन सा पेस्टिसाइड यूज किया जाए, कितनी मात्रा में यूज किया जाए, इन सारी चीज़ों को व्हाट्सएप के माध्यम से एक सलाह दी जाएगी। आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं कि व्हाट्सएप आधारित एक सलाह है जो किसानों को दी जाएगी। तो आप समझ चुके होंगे ऑयल सीड्स किसान मित्र योजना के बारे में। एआई आधारित है, व्हाट्सएप के माध्यम से किसानों को समस्त जानकारी यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। ये किसके द्वारा जारी की जाती? आईसीएआर के द्वारा जारी की जाती है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जारी की जाती है। फिर आप और किन किन फसलों को दी जाती है ये सुरक्षा जो प्राप्त होती है? मूंगफली, सरसों और सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, वर्या एआई। ये क्या है वर्या एआई? वर्या एआई एक ऐसा एआई टूल्स है, इसको आप लोग शायद डाउनलोड करके आप देख भी चुके होंगे, नहीं देखा तो फिर एक बार ट्राई करना। बहुत अच्छा एआई है। यदि आप कोई भी कहानी इसमें आप बताते हैं, आप एक कहानी के वे में बताएंगे, लेकिन वर्या एआई के माध्यम से वो एक वीडियो कन्वर्ट हो जाएगी, वीडियो स्टोरी बना देगी। ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, भारत का अपना टूल्स है ये। तो वर्या एआई एक ऐप है। अब इसने हमने आपको पढ़ाया क्यों इसको? सिंपल सा वो क्वेश्चन पूछिएगा कि वर्या एआई का संबंध किससे है। एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए आप, जैसे मान लो इस क्वेश्चन तो आपको बताते चल रहे हैं, साथ ही साथ जहाँ पे क्वेश्चन बनेगा हम इसमें एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, लेकिन अब सारे क्वेश्चन तो नहीं लिख सकेंगे, टाइम हो जाएगा उसमें, तो क्लास बड़ी हो जाएगी, बोरिंग भी क्लास लगने लगेगी आप लोगों को। वर्या का संबंध संबंध किससे है? ऑप्शन दे देंगे ए बी सी डी। महिलाओं संरक्षण के लिए, वीडियो स्टोरी के लिए, किसान सहायता के लिए, किसान सहायता के लिए। और एक ऑप्शन दे देगा कि मान लीजिए आप वर्या एआई डिजिटल, मतलब कि यहाँ पे आप वर्या एआई लिख लीजिए, वर्या एआई का संबंध किससे है। अगर वर्या ही लिख दिया उसने तो आप कंफ्यूज रहोगे। अगर वर्या एआई लिख दिया तो आप सही कर लोगे, लेकिन अब वर्या का संबंध किससे है? और यहाँ पे लिख लीजिए एक ए, विषाणु जनित रोग से। विषाणु जनित रोग से। हम दावे के साथ कहते हैं जो बच्चे अगर नहीं पढ़े, जो मेरे दोस्त लोग नहीं पढ़े हैं, मेरे मित्र लोग, वो इस क्वेश्चन को टैकल करने में असमर्थ रहेंगे। शायद तुक्का लगाएं, शायद सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं सही भी नहीं होता है, तो इसलिए इसको हमने ये क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। उसी तरीके आता उसूतु वायरस, बड़ा अटपटा नाम है। उसूतु से जान जाना कि ये दक्षिण अफ्रीका का भैया, साउथ अफ्रीका का। ये दक्षिण, इसको हमने इसलिए लिया यहाँ पे कि वो इतना ही लिखेगा उसूतु वायरस का संबंध किससे है। अब वो चार ऑप्शन दे देगा, किसी मक्खी से,
मच्छर से, सर्प से, सर्प ना लिखो, अन्य जीव कोई भी लिख लो। तो अगर आप पढ़ें तो आप कर लेंगे, नहीं पढ़ें तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया। तो उसूतु वायरस का संबंध मच्छर से है, इतना आप याद रखिए। ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि ये स्कॉटलैंड तक पहुंच गया, वहाँ पे कई सारे इसके सिम्टम्स पाए गए, वहाँ पे कई सारे इसके रोगी पाए गए, इसलिए इसको चर्चा में रहा, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया था। बशर्ते आप ये ध्यान रखना कि उसूतु वायरस का संबंध किससे है, तो मच्छर से। अगर पीसीएस लेवल पे आप जाएंगे तो एक तरफ लिख देगा वायरस, एक तरफ लिख देगा संबंध, अब उसमें एक डाल देगा उसूतु वायरस, तो आप कहोगे कि यार हमने कहीं पढ़ा नहीं, ये चीज आ कहाँ से गई, तो वो चीजें यहीं से आ जाती हैं। वो सीधे कह देगा उसूतु वायरस का संबंध किससे है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, और दो एक वायरस दे देगा तो और कंफ्यूज हो जाएगा। तो तुक्का लगाने से अच्छा है कि थोड़ा पढ़ लेते हैं दिमाग से, थोड़ा ध्यान से लगा के। उसूतु वायरस का संबंध किससे, मच्छर से। खोज हुआ था उसूतु नदी, इसकी उसूतु नदी, नदी जो है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, उसी के नाम पर ही उसूतु वायरस रखा गया था। तो हम साइड में हो जा रहे हैं, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप नोट्स तो बना ही रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको नोट्स बनाने में इजी रहेगा। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये हमारी दूसरी स्लाइड है जिसमें हम लोग समझेंगे कुछ बिंदुओं के बारे में जो इस हफ्ते महत्वपूर्ण रही हैं। जैसा कि हमने 4 बिंदुओं के बारे में पिछली स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं, आगे अब देखते हैं। पहला जो यहाँ पे दिया गया है, भारत इनोवेट, इसका आयोजन जो है भारत ने फ्रांस में किया था। कहाँ पे किया था, फ्रांस में, फ्रांस में आयोजन हुआ। इस भारत इनोवेट है क्या चीज, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि फ्रांस के साथ हमारे कई सारे समझौते हुए हैं, कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये कि कई चीज़ों पे हम टैक्स फ्री लेंगे, फ्री रहेगा, तो उससे हमारे उत्पादन, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वहाँ पे उनकी मांग अधिक होगी, क्योंकि वहाँ पे वो सस्ते हो जाएंगे। तो फ्री ट्रेड, वर्तमान में भारत की जो नीतियाँ हैं उसमें एक ये भी शामिल है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई सारे देशों के साथ कर रहा है भारत। तो भारत जो है, अभी फ्रांस में भारत इनोवेट का आयोजन किया गया। इसमें इसका एक मूल उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे पास नवाचार है, टेक्नोलॉजी है, R&D है, जिसका मूल उद्देश्य भारत के नवाचार को बढ़ाना है, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जैसे मान लो कि एक ये पेन है, तो इस पेन को बनने में क्या क्या मटेरियल लगा, कैसे लगा, और इसको कितने अच्छे तरीके से बनाया जा सके, इसी तरीके भारत जो है वर्तमान में इन सब नवाचार पे काम कर रहा है, जिससे AI का जो बहुत सपोर्ट रहता है उसके माध्यम से नए नए इन्वेशन कर रहा है, जिसमें भारत की बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं, जिसमें आप देखेंगे कि मेक इन इंडिया है, डिजिटल भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, ये सब जो है हमारे विजन हैं जो 2047 में विकसित भारत बनने के लिए अग्रसर कर रहे हैं। तो विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो इन सारे जो पॉलिसीज हैं इनको हम फॉलो करेंगे, जैसे कि भारत सरकार चाहती है। तो वहाँ पे एक इनोवेशन ईयर घोषित किया गया, तो एक परीक्षा का बड़ा अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनोवेशन ईयर किस किस देश ने घोषित किया, किन किन देशों ने मिलकर घोषित किया है। तो आप उसमें ऑप्शन रहेंगे अमेरिका, जर्मनी, यूरोप, रसिया, ऐसे कई सारे ऑप्शन रहेंगे। उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा भारत और फ्रांस, तो आप उसमें एक ऑप्शन ये टिक हो जाएगा, भारत और फ्रांस। एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसी तरीके भारत सरकार ने सी मार्ट, आपने वी मार्ट सुना होगा, जियो मार्ट सुना होगा, इसी तरीके से भारत सरकार ने महिलाओं के हित में, महिलाओं के पास जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो पैसे हो उनका
ग्रोथ कैसे हो जाए, जैसे हमारी सरकार चला रही लखपति दीदी योजना, उसी तरीके एक योजना ये भी आई है सी मार्ट योजना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग होते हैं। स्वयं सहायता समूह के लोग वे लोग होते हैं जो रूरल एरिया के जितने भी आप हथकरघा से लेकर जो हाथों से बनाए जाते कई सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, उन उत्पादों को एक सी मार्ट, यानी सी से आप समझ सकते हैं, सी हमेशा महिलाओं के लिए यूज किया जाता है, ही पुरुषों के लिए यूज किया जाता है, इंग्लिश वर्ड है। यहाँ पे सी मार्ट का मतलब वो नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं कि इंग्लिश वाला, यहाँ पे सी मार्ट एक बिजनेस लेवल का वर्ड है जो भारत सरकार के सहयोग से इसको खोला जा रहा है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? एक दिन दो योजनाएं इसमें शामिल की गई, एक दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना। इन दो योजनाओं के संयुक्त प्रयास से इसको संपूर्ण किया जा रहा है। उसी तरीके आपका आता है, तो हमने इसको क्या बताया कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं जो हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह वाली, इन महिलाओं के द्वारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे मान लो किसी को चटाई बुनाई करनी आती है, किसी को बर्तन रखने के कई सारे डलिया होती है उसको बनाना आता है, इन सारे उत्पाद को एक मार्ट में ला के रखा जाएगा जो वहाँ के लोकल की इकोनॉमिक्स को बूस्ट करेंगे। जो महिलाओं के हित में ये फैसला लिया गया है, इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और दीनदयाल योजना का शामिल किया गया है। तो इस सी मार्ट का जो सी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए, अगर पूछ ले किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी सेल्फ हेल्प इंटरप्रेन्योर मार्ट। तो सिंपल सा इसका मतलब आप समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। उसी तरीके आयल सीड किसान मित्र, किसानों के लिए भारत सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही। अब तो डिजिटल कृषि के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जिसमें कई सारे डिजिटल तरीके से हम लोग कृषि कर रहे हैं, जिसमें कि एक ये भी शामिल हुआ है जिसे हम जानते हैं एआई आधारित है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि कुछ फसलें होंगी जैसे मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, तिल है, सूरजमुखी, इनको कैसे बोया जाए, इनको कैसे टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, इनकी सॉइल कैसे होनी चाहिए, इसमें पेस्टिसाइड कैसे डाला जाए, कौन सा पेस्टिसाइड यूज किया जाए, कितनी मात्रा में यूज किया जाए, इन सारी चीज़ों को व्हाट्सएप के माध्यम से एक सलाह दी जाएगी। आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं कि व्हाट्सएप आधारित एक सलाह है जो किसानों को दी जाएगी। तो आप समझ चुके होंगे आयल सीड्स किसान मित्र योजना के बारे में। एआई आधारित है, व्हाट्सएप के माध्यम से किसानों को समस्त जानकारी यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। ये किसके द्वारा जारी की जाती? आईसीएआर के द्वारा जारी की जाती है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जारी की जाती है। फिर आप और किन किन फसलों को दी जाती है ये सुरक्षा जो प्राप्त होती है? मूंगफली, सरसों और सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, वर्या एआई। ये क्या है वर्या एआई? वर्या एआई एक ऐसा एआई टूल्स है, इसको आप लोग शायद डाउनलोड करके आप देख भी चुके होंगे, नहीं देखा तो फिर एक बार ट्राई करना। बहुत अच्छा एआई है। यदि आप कोई भी कहानी इसमें आप बताते हैं, आप एक कहानी के वे में बताएंगे, लेकिन वर्या एआई के माध्यम से वो एक वीडियो कन्वर्ट हो जाएगी, वीडियो स्टोरी बना देगी। ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, भारत का अपना टूल्स है ये। तो वर्या एआई एक ऐप है। अब इसने हमने आपको पढ़ाया क्यों इसको? सिंपल सा वो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्या एआई का संबंध किससे है। एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए आप, जैसे मान लो इस क्वेश्चन तो आपको बताते चल रहे हैं, साथ ही साथ जहाँ पे क्वेश्चन बनेगा हम इसमें एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, लेकिन अब सारे क्वेश्चन तो नहीं लिख सकेंगे, टाइम हो जाएगा उसमें, तो क्लास बड़ी हो जाएगी, बोरिंग भी क्लास लगने लगेगी आप लोगों को। वर्या का संबंध संबंध किससे है? ऑप्शन दे दे, ए बी सी डी।
महिलाओं संरक्षण के लिए। वीडियो स्टोरी के लिए। किसान सहायता के लिए। किसान सहायता के लिए। और एक ऑप्शन दे देगा कि मान लीजिए आप वर्रे एआई डिजिटल, मतलब कि यहाँ पे आप वर्रे एआई लिख लीजिए। वर्रे एआई का संबंध किससे है? अगर वर्रिया ही लिख दिया उसने तो आप कंफ्यूज रहोगे। अगर वर्रिया एआई लिख दिया तो आप सही कर लोगे। लेकिन अब वर्रिया का संबंध किससे है? और यहाँ पे लिख लीजिए एक ए, विषाणु जनित रोग से। विषाणु जनित रोग से। हम दावे के साथ कहते हैं जो बच्चे अगर नहीं पढ़े, जो मेरे दोस्त लोग नहीं पढ़े हैं, मेरे मित्र लोग, वो इस क्वेश्चन को टैकल करने में असमर्थ रहेंगे। शायद तुक्का लगाएं, शायद सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं सही भी नहीं होता है। तो इसलिए इसको हमने ये क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। उसी तरीके आता उसूतु वायरस। बड़ा अटपटा नाम है। उसूतु से जान जाना कि ये दक्षिण अफ्रीका का भैया, साउथ अफ्रीका का। ये दक्षिण, इसको हमने इसलिए लिया यहाँ पे कि वो इतना ही लिखेगा उसूतु वायरस का संबंध किससे है। अब वो चार ऑप्शन दे देगा। किसी मक्खी से, मच्छर से, सर्प से, सर्प ना लिखो, अन्य जीव कोई भी लिख लो। तो अगर आप पढ़ें तो आप कर लेंगे, नहीं पढ़ें तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया। तो उसूतु वायरस का संबंध मच्छर से है, इतना आप याद रखिए। ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि ये स्कॉटलैंड तक पहुंच गया, वहाँ पे कई सारे इसके सिम्टम्स पाए गए, वहाँ पे कई सारे इसके रोगी पाए गए, इसलिए इसको चर्चा में रहा, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया था। बशर्ते आप ये ध्यान रखना कि उसूतु वायरस का संबंध किससे है, तो मच्छर से। अगर पीसीएस लेवल पे आप जाएंगे तो एक तरफ लिख देगा वायरस, एक तरफ लिख देगा संबंध। अब उसमें एक डाल देगा उसूतु वायरस, तो आप कहोगे कि यार हमने कहीं पढ़ा नहीं, ये चीज आ कहाँ से गई? तो वो चीजें यहीं से आ जाती हैं। वो सीधे कह देगा उसूतु वायरस का संबंध किससे है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और दो एक वायरस दे देगा तो और कंफ्यूज हो जाएगा। तो तुक्का लगाने से अच्छा है कि थोड़ा पढ़ लेते हैं दिमाग से, थोड़ा ध्यान से लगा के। उसूतु वायरस का संबंध किससे? मच्छर से। खोज हुआ था उसूतु नदी, इसकी उसूतु नदी, नदी जो है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, उसी के नाम पर ही उसूतु वायरस रखा गया था। तो हम साइड में हो जा रहे हैं, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप नोट्स तो बना ही रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको नोट्स बनाने में इजी रहेगा। तो साथियों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये आपकी तीसरी स्लाइड है, इसमें हम कुछ नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग करता है, जारी की जाती है, जिसमें ये दर्शाता है, ये देखा जाता है कि कौन से देश की कौन सी यूनिवर्सिटी कितना शिक्षा के क्षेत्र में, कितना अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में, यानी R&D कितना कर रहे हैं, कितना नवाचार ला रहे हैं, कितना अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सहयोग कर रहे हैं। इन सब बिंदुओं को क्रमवार गहन जांच करने के बाद ये सारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें दिल्ली का जो स्थान है भारत में प्रथम है। भारत में प्रथम है, लेकिन अब आप कहोगे भारत में प्रथम है, लेकिन भारत में दिल्ली का स्थान प्रथम है, लेकिन वर्ल्ड में, विश्व में
118वें स्थान पे है भैया, देख रहे हो। हम विश्व गुरु की राह पर चल रहे हैं, लेकिन हमारी जो बुनियादें हैं वास्तव पे उसमें काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे इंडेक्स देखेंगे हम लोग, बहुत सारी चीज़ें जो देखेंगे, बहुत सारी नीति आयोग की रिपोर्ट देखेंगे, असर की रिपोर्ट देखेंगे, तो उसमें शिक्षा व्यवस्था को लेके कई सारी खामियां पाई जाती हैं। हालांकि भारत सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उल्लास जैसे स्कीम चलाई जा रही हैं। कई सारे राज्य जो है, अभी हाल ही में उत्तराखंड को भी 100% साक्षर घोषित किया गया, उसके पहले सिक्किम को घोषित किया गया था, उसके पहले गोवा को घोषित किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा पे कार्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारी जो आईआईटी जो हैं, उनमें आप जब रैंकिंग देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा शोक होता है इस बात को लेकर कि कभी हमारी रैंकिंग क्या अमेरिका की यूनिवर्सिटी के बराबर आ पाएगी। हमें तो लगता है जिस दिन हमारी ये रैंकिंग आ गई, फर्स्ट रैंकिंग एमआईटी अमेरिका की क्यूएस रैंकिंग में फर्स्ट रैंकिंग आता है, कई सालों से लगातार बना हुआ है। तो आप वहाँ का आर&डी भी देख सकते हैं, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी देख सकते हैं। तो हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और भारत सरकार कई प्रयास कर भी रही हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें खराब हैं तो उसको सुधारने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो इसमें बस आप इतना याद रखिए कि क्यूएस रैंकिंग में भारत का कौन सी आईटीआई या आईआईटी का आती है, तो आप दिल्ली को टिक कर लेना, बस इतना नोट कर लीजिए। और फर्स्ट रैंकिंग कौन है? आईआईटी एमआईटी, पिछले कई सालों से बना हुआ अमेरिका में पाया जाता है, ये यूनिवर्सिटी अमेरिका में है। फ्रांस पेरिस, फ्रांस के पेरिस में मंदिर निर्माण कराया जा रहा है, देख रहे हो भाई, जलवा है हम लोगों का। हर जगह मंदिर, हर जगह मंदिर ही मंदिर रहेंगे। अभी दुबई में बना, आपको क्या लगता है? सिंपल सा तरीका है, अगर आगरा में ताजमहल ना हो तो आगरा जाना शायद ही कोई लोग पसंद करें। तो ये एक टूरिज्म के बढ़ावा देने के लिए भी है, और एक वहाँ पे हिंदू मंदिर इसलिए भी बनवाया जा रहा है जिससे कि टूरिज्म भी बढ़ सके हिंदुओं का, क्योंकि भारत देश सर्वाधिक आबादी वाला देश बन चुका है, जिसमें हिंदुओं की संख्या अधिक है। उसी में आप देखेंगे कि, और उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि फ्रांस की सरकार को पर्यटन को आकर्षण करने का एक माध्यम ये भी लगता है कि हम मंदिर बनवाएंगे तो टूरिज्म का आवागमन अच्छा खासा हो सकता है। तो सिंपल सा तरीका है भाई, कि कोई ना कोई चीज़ फायदे करेगी तभी आदमी उसको इम्प्लीमेंट करता है। ये क्लास आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको फायदा करेगी तभी आप देखेंगे, नहीं तो अच्छी नहीं लगेगी तो आप डिसलाइक करेंगे। और ये शैली, ये क्या कहते हैं, इस मंदिर का निर्माण जो है नागर वास्तुकला में हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि फ्रांस का जो मंदिर है नागर वास्तुकला में निर्माण किया जा रहा है। बस इतना सा आप नोट कर लीजिए, बस कोई नहीं। तीसरा पॉइंट है, क्या ऐसा दिया गया था उसमें कि यूपी में बनेगा डिफेंस ड्रोन प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे मुहिम चलाए जा रहे हैं जो डिफेंस के आयात को कम करे, एक्सपोर्ट को ज़्यादा ध्यान दे। सिप्री की रिपोर्ट आई है जिसमें कई हमारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं, उस पर कभी चर्चा कर लेंगे, अभी हम वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो डिफेंस कॉरिडोर कहाँ कहाँ बन रहे हैं, तो एक आप यहाँ पे लिख सकते हो तमिलनाडु में, तमिलनाडु, और एक यूपी में बनाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश है। इन दो जगहों पे डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। उत्तर में किन किन जगह? 6 जगहों पे, लखनऊ, कानपुर, जहाँ से हम ये क्लास ले रहे हैं आपके लिए,
अलीगढ़, चित्रकूट, मथुरा, आगरा, कानपुर वाले भी कम नहीं भैया, देख रहे हो जलवा है। तो ये 6 जगहों पे बनाया जा रहा है, जिसमें कि विशेषकर कानपुर आईआईटी द्वारा ड्रोन के निर्माण की टेक्निक शामिल की गई है। किसाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट, एक ये बहुउद्देशीय परियोजना है जो डैम बनाया जा रहा है जल विद्युत परियोजना के लिए, और किसान सिंचाई के लिए कई सारे इससे लाभ होंगे। तो इतना आप याद रखें कि किसाऊ मल्टीपर्पज डैम किस नदी पे है? टोन्स नदी। टोन्स नदी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना की सहायक नदी है। तो आप लिख सकते हैं यमुना की सहायक नदी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी। इससे 6 राज्यों को लाभ होगा: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन 4 राज्यों को लाभ होने वाला है। तो ये आज की समसामयिकी जो रही है वो साप्ताहिक समसामयिकी रही है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर यदि आप सेलेक्ट आईक्यू के जो चैनल के माध्यम से अगर हमें कोई सजेशन देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जो भी कुछ होगा उस पर हम अपना आपका ओपिनियन लेंगे और उस पर कार्य करेंगे। आगे निरंतर ये क्लास चलती रहे, ऐसा आपका समर्थन हमें चाहिए। तो इस क्लास को निरंतर देखने के लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे और आप कोई सजेशन ना अच्छी लगे, कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई ओपिनियन देना चाहें तो दे सकते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों में, दोस्तों में, स्टूडेंट जो भी आसपास के लोग हैं उनसे आप इसको शेयर कर सकते हैं। आपको हम इस बात से आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि यदि आप डेली क्वेश्चन, डेली करंट के लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप संडे को ये क्लास आपको मिल जाया करेगी। आप संडे को घर पे रहते हैं तो आप इस क्लास की कुछ बिंदुओं को नोट करके आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। और हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि आपका जो ये जर्नी है अच्छी हो, ताकि आप इस क्लास को कंटिन्यू देख सकें। तो आशा करते हैं दोस्तों इस क्लास से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आप इस क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सिलेक्ट आईक्यू में इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है तो इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। जो जो कक्षाएं होती जाएंगी उसको हम आपको बताते रहें। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, जिंदगी का सत्य है मृत्यु और हमारे आपके जीवन का सत्य है किताबें। तो किताबें उठा लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।